नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के एक डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और सबसे पहले देखेंगे हम आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण सूडान, तंजानिया, युगांडा। उपरोक्त देशों में से कितने देश रवांडा के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5, ऑप्शन डी सभी 6। आंसर बी, रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में युगांडा, पूर्व में तंजानिया, दक्षिण में बुरुंडी और पश्चिम में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय तटों पर माइक्रोप्लास्टिक संदूषण का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए वस्त्र रंगाई उद्योग, ऑप्शन बी शहरी सीवेज डिस्चार्ज, ऑप्शन सी परित्यक्त मछली पकड़ने का सामान, ऑप्शन डी पर्यटक समुद्री तट गतिविधियां। आंसर सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार भारतीय तटों पर सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य स्रोत नदी के अपशिष्ट एवं परित्यक्त खोए हुए एवं त्यागे गए मछली पकड़ने के उपकरण हैं। ये समुद्री मलबे एवं सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। हाल ही में खबरों में रहे थाडो जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इम्फल घाटी में रहने वाले मैतेई मुसलमानों का एक उपसमूह, ऑप्शन बी एक नागा जनजाति है जो मुख्य रूप से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन सी मिजोरम का एक जनजातीय समूह जिसका ब्रू समुदाय से घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन डी मणिपुर की एक स्वदेशी जनजाति जो कुकी समुदाय से अलग पहचान का दावा करती है। आंसर सी, थाडो जनजाति मणिपुर की एक स्वदेशी जनजातीय समूह है जिसे पारंपरिक रूप से कुकी चीन मिजो जातीय समूह का एक उप समूह माना जाता है। यद्यपि जनजाति के सर्वोच्च निकाय थाडो इनपी मणिपुर ने हाल ही में अपनी अलग पहचान का दावा करते हुए कहा है कि कुकी अब एक जातीय पहचान से ज्यादा एक राजनीतिक विचारधारा बन गई है। इस जनजाति ने हाल ही में मेतई समूह के साथ शांति स्थापना की पहल में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जो 2023 के बाद के मणिपुर जातीय संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। भारत में उपकर और अधिभार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उनकी आय भारत की संचित निधि में जाती है। कथन 2, अधिभार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होते हैं और राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं। कथन 3, उपकरों को राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर ए, कथन एक सही है। संघ द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार दोनों भारत की समेकित निधि में जमा किए जाते हैं। कथन 2 गलत है। अधिभार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं लगाए जाते, बल्कि इनका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। कथन 3 गलत है। उपकरों और अधिभारों से प्राप्त आय को राज्य के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे केंद्र सरकार को उनके उपयोग पर विशेष नियंत्रण प्राप्त होता है। अतः केवल कथन 1 सही है। निम्नलिखित में से किस समुद्री जीव को हाल ही में एक जीवाणु से उत्पन्न रहस्यमय वेस्टिंग रोग के कारण बड़े पैमाने पर मृत्यु का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए कोरल पॉलिप्स, ऑप्शन बी सूरजमुखी समुद्री तारे, ऑप्शन सी समुद्री खीरे, ऑप्शन डी समुद्री कछुए। आंसर बी, 2013 और 2025 के बीच 5 अरब से ज्यादा स्टारफिश यानी समुद्री तारे, खासकर सूरजमुखी के समुद्री तारे, एक ऐसी बीमारी के कारण मर गए जिसमें उनके अंग गिर गए और शरीर बिखर गया। शुरुआत में इसे एक वायरस के कारण माना गया था, लेकिन हाल ही के शोध में विब्रियो पेक्टेनिसिडा नामक जीवाणु की पहचान हुई है, जो हैजा पैदा करने वाले बैक्टीरिया से संबंधित है, जिसका कारण है इन समुद्री तारों के विलुप्त होने से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि समुद्री अर्चिन की आबादी में भारी वृद्धि हुई, जिससे केल्प वनों को नुकसान पहुंचा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना के परिणाम स्वरूप चंद्रमा लाल नारंगी दिखता है, जिसे आमतौर पर ब्लड मून के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण चंद्र ग्रहण, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी अर्ध चंद्र ग्रहण, ऑप्शन डी सुपर मून। आंसर सी, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। रेले प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा लाल नारंगी दिखाई देता है। पृथ्वी का वायुमंडल छोटी नीली तरंगदैर्घ्य को प्रकीर्णित करता है और लंबी लाल तरंगदैर्घ्य को मोड़ देता है, जिससे चंद्रमा पर लाल रंग का आभास होता है। यह अद्भुत प्रभाव 8 नवंबर 2022 को हुए चंद्र ग्रहण के दौरान देखा गया, जो 2025 तक का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण था। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 का विरंजन सबसे व्यापक रूप से दर्ज किया गया था। कथन 2, प्रमाल क्षति का कारण क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश भी है। कथन 3, प्रवाल विरंजन पहली बार 2020 में दर्ज किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं।
आंसर बी, कथन एक सही है। ऑस्ट्रेलियाई समुद्री विज्ञान संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 की प्रवाल विरंजन घटना ग्रेट बैरियर रीफ पर अब तक दर्ज की गई सबसे व्यापक घटना थी, जिसने सर्वेक्षण की गई 75% से अधिक रीफ को प्रभावित किया। कथन दो सही है। बढ़ते समुद्री तापमान के कारण विरंजन के अलावा क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश चट्टान पर प्रवाल गिरावट का एक प्रमुख कारण रहा है। कथन तीन गलत है। प्रवाल विरंजन की घटनाएं 1998 में दर्ज की गई थी, 2020 में नहीं। 2002, 2016, 2017, 2020 में भी महत्वपूर्ण विरंजन हुआ। कार्बन सिंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पति और महासागर दो सबसे बड़े प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं। कथन दो, ब्लू कार्बन मैंग्रोव और समुद्री घास जैसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में संग्रहित होता है। कथन दी, कृत्रिम कार्बन सिंक कार्बन को अवशोषित करने में प्राकृतिक सिंक की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन एक सही है। ये कथन इस बात की पुष्टि करता है कि वनस्पति एवं महासागर वैश्विक स्तर पर दो सबसे बड़े कार्बन सिंक है। कथन दो सही है। ब्लू कार्बन से तात्पर्य समुद्री परिस्थितिकी तंत्रों जैसे मैंग्रोव, नामक दलदल और समुद्री घास में संग्रहित कार्बन से है। कथन तीन सही है। यद्यपि कृत्रिम कार्बन सिंक विकसित किया जा रहे हैं, फिर भी वे प्राकृतिक सिंकों से अधिक प्रभावी नहीं है। इसमें केवल चल रहे प्रयासों का उल्लेख है, उनकी सापेक्ष सफलता का नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन युवा सूर्य जैसे तारों और उनके ग्रह बनाने वाले डिस्क के अभिविन्यास के बारे में हाल के निष्कर्षों को सबसे अच्छे तरीके से समझाता है? ऑप्शन ए, कोणिक संवेग के संरक्षण के कारण सभी तारे और उनके डिस्क सदैव पूर्णतः संरेखित होती है। ऑप्शन बी, ग्रह प्रणाली में झुकाव गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं के कारण निर्माण के बाद ही उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी, कुछ सूर्य जैसे तारे अपने ग्रह निर्माण डिस्क के सापेक्ष झुके हुए अक्ष के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन डी, विसंगति केवल साथी तारों या गैस दानवों वाली प्रणालियों में ही होती है। आंसर सी, 49 युवा और पृथक तारों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग एक तिहाई तारे अपने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के साथ संरेखित नहीं है। ये पहले माने जाने वाले इस विश्वास को चुनौती देते हैं कि सभी तारे और उनकी डिस्क प्रारंभ में संरेखित होती है। यह संकेत करता है कि कुछ तारों का झुकाव प्रारंभिक अवस्था से ही मौजूद होता है, न कि बाद में हुई किसी पारस्परिक क्रिया के कारण। अंततः ग्रह प्रणाली में असंरेखण की उत्पत्ति संभवतः निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही हो जाती है, न कि इसके बाद। हाल के अध्ययनों में उजागर किए गए बीज प्रकरण करने वाले जानवरों की पारिस्थितिक भूमिका का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वे कृषि के लिए आवश्यक फलदार वृक्षों के परागण में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी, वे बीजों को फैलाते हैं, वन पुनर्जनन और कार्बन भंडार में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी, वे शहरी आबादी को नियंत्रण करते हैं जो पौधों की जैव विविधता के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऑप्शन डी, वे जंगल की घनी झाड़ियों को बनाए रखकर जंगल की आग को रोकते हैं। आंसर बी, बीज प्रकीर्णन जीव जैसे पक्षी, बंदर, टपीर, पाकू जैसे मछलियां बीजों के परिवहन और प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वन पुनर्जनन, प्रजातियों की विविधता तथा कार्बन अवशोषण संभव होता है। इसकी कमी से बीज प्रसार में 60% तक की कमी आती है, जिससे वन संरचना और जलवायु लचीलापन खतरे में पड़ जाता है। पारिस्थितिक रूप से प्रभावी होने के लिए पुनर्स्थापन प्रयासों में इन फलभक्षियों को शामिल करना आवश्यक है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। वन अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2, यह व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन 3, जनजातीय कार्य मंत्रालय इसकी प्रगति पर नजर रखता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।